वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम। मौसम जो है यहाँ का थोड़ा सा गर्म होने लग गया लाहौर का, और लाहौर के फैंस जो हैं पीएसएल सीजन 9 के खत्म होने के बाद मायूस जरूर होंगे, बट ऑल ऑफ द अदर फैंस फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर फ्रैंचाइजेस एंड इवन लाहौर के फैंस, आई मीन हम सब क्रिकेट के फैंस, एंड पीएसएल सीजन 9 एंडेड ऑन सच अ ब्रिलियंट नोट। तो उसी के ऊपर इस एपिसोड में बात भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, और ऑफ कोर्स हम हर मतलब टीम की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जो थोड़े सरप्राइजेस रहे हैं, शॉक्स रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी अ PSL season conclude, on a positive note, especially when it comes to Pakistan cricket and getting good emerging players. So we'll talk about them as well, because we did get some breakthrough players in this season as well. उसके बाद of course जो man of the moment है हमारे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। इमाद वसीम, the World Cup, his plans for the future, Babar Azam getting so many runs in this season, and yeah, ये basically overall PSL को हम रिव्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मजहर अरशद। अस्सलाम वालेकुम मजहर, वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मेरा ख्याल है कि आपने लाहौर की गर्मी को तो मेंशन कर दी है, और आई थिंक रमजान भी चल रहे हैं। आप बताएं कि आपका पीएसएल कैसा गया? बस अच्छा गया, हम भी कवरेज में बिजी रहे हैं। रमजान के टाइमिंग्स ने थोड़ा हमें वो अजीब सा अप एंड डाउन हुआ था। अभी भी खैर इट डजंट फील लाइक, इस बार पीएसएल भी शॉर्ट था थोड़ा सा ना, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज, राइट? इट वाज 30-35 मैच डेज में कंडेंस हुआ था। जी आई थिंक क्योंकि वो स्प्रेड इस तरह से हुआ था कि रावलपिंडी में कुछ डबल हेडर्स थे लेकिन कराची में नहीं थे, तो वो एक इस तरह की फीलिंग थी कि जो है वो शॉर्ट है। और फिर उसके बाद एंड पे जो है आई थिंक थोड़ा सा क्राउड जो है वो कराची में इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन यह कि फाइनल में जो है ना वो तमाम जो शिकवे थे क्राउड ने वो दूर कर दिए। एक बड़ा क्लोज मैच हुआ और क्राउड ने भी काफी इंजॉय किया। उसी क्लोज मैच पे आते हैं मजर, जो टॉप 2 टीम्स पहुंची फाइनल में। एक टीम ने तो स्टार्ट से ही अपने पहले मैच से ही डोमिनेट किया हुआ था टेबल को भी। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें, फोर्थ फाइनल इन रो फॉर देम। सो इन अ वे अ लॉट ऑफ पीपल प्रेडिक्टेड मुल्तान सुल्तान्स गोइंग टू द टॉप 2 and playing, till the last ball they were pretty much in the game. लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, they went through their ups and downs in the table as well. शुरू में कुछ कॉम्बिनेशन के उनके इश्यूज आ रहे थे, पर once they figured out how to utilize some of their players, खास तौर पे इमाद वसीम, then things turned around for them and there was no stopping them. What do you have to say on this late जो एक resurgence हुई है इमाद वसीम की in this landscape, because now everybody's talking about him, and of course Islamabad must be deeply pleased from his performance as well. बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। अगर हम पहले 5 मैचेस देखें इमाद वसीम के इस पीएसएल में, तो बैटिंग में तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 2.8 की थी इन द फर्स्ट 5 इनिंग्स, एंड देन हमने देखा कि उन्होंने 2-3 जो है वो मैच विनिंग इनिंग्स खेली बैटिंग के साथ, एंड देन बॉलिंग बहुत अच्छी की। फाइनल में 5 विकेट्स लेना, पहले प्लेयर हैं पीएसएल हिस्ट्री के जिन्होंने के फाइनल में 5 आउट किए। देन पावर प्ले में कराची में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक कि T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कि फॉर्म इतना मैटर नहीं करती जितना कि टेस्ट या ओडीआई क्रिकेट में करती है। अगर टेस्ट क्रिकेट में एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, तो अगर वो लेट्स से कि अपनी परफॉर्मेंस को 15-20 मिनट डिस्प्ले करता भी है, तो ही विल स्टिल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको सेंचुरी करके दे या 5-6 विकेट्स लेके दे। T20 क्रिकेट में स्किल ज्यादा मैटर करती है, अगर आपकी फॉर्म खराब भी हो। तो अगर किसी प्लेयर के 15-20 मिनट भी अच्छे गुजर जाए ऑन द फील्ड, अगर वो बॉलर है तब भी, अगर वो बैटर है तो तब भी, तो आई थिंक यही हमने देखा इस पीएसएल में कि कई प्लेयर्स थे जो कि लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है। जिस तरह कॉलिन मनरो हैं, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, बट देन उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। हैदर अली को आप देखेंगे वो कई महीनों से आउट ऑफ फॉर्म है, बट एक जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसने इस्लामाबाद को जो है वो फाइनल में पहुंचा दिया। देन इमाद वसीम ऑल्सो आउट ऑफ फॉर्म थे, बट जो थोड़ा सा उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया एंड पे, आई थिंक वो हर मैच में, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने परफॉर्म किया, कभी एज ए बैटर कभी एज ए बॉलर। तो जो 4 कंसेक्यूटिव मैचेस थे जिसमें कि 3 में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे,
जो लास्ट इस्लामाबाद के जो 4 मस्ट विन गेम्स थे, सब में जो है उनकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक एक क्रेडिट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर आप इस फ्रेंचाइज की हिस्ट्री भी देखें तो इन्होंने हमेशा से प्लेयर्स को बैक किया। अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म भी होता है तो उसको खिलाते रहते हैं और फहीम एंड पे अशरफ देखें कि उन्होंने कितने अच्छे इज रिजल्ट्स अनदर प्रोड्यूस किए। एग्जांपल। फहीम अशरफ इज अनदर एग्जांपल। जो नाम आप ले रहे थे अभी, जो प्लेयर्स की फॉर्म थोड़ी सी एट द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट थोड़ी सी वीक नजर आ रही थी, इस्लामाबाद ने फिर भी उनको रखा अपने प्लेइंग 11 में। फहीम ने भी एक राइट टाइम पे एक क्रूशियल इनिंग्स भी खेली, बॉलिंग में भी उन्होंने किया। तो आई थिंक उनके इस्लामाबाद हमेशा से ही अपने जो लोकल उनका एक कोर है प्लेयर्स का, उनके ऊपर बहुत रिलाई करता है। इस साल इमाद वसीम की इंक्लूजन ने मजीद उनकी जो इन डेप्थ उनकी बैटिंग तो है ही, बट अब उनकी बॉलिंग भी बहुत ज्यादा जो है डेवलप हो भी हुई है। नाउ दे आर ट्रूली अ साइड a force to reckon with, and credit to of course Shadab also, the way that he utilized the players। वो खुद भी ऊपर आते रहे बैटिंग करने, अपना नंबर चेंज किया। लोगों को शुरू में ये भी थोड़ा सा वो अजीब भी लग रहा था, कहीं ना कभी कभी वो जल्दी भी आउट हो गए 4 पे आके। लेकिन ओवरऑल शादाब की कैप्टनसी को क्या कैसे आप रेट करेंगे? अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम, बिकॉज उनकी भी फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी नहीं जा रही थी बिफोर द PSL। ऑफ कोर्स वो बल्कि एशिया कप से वर्ल्ड कप में हमने देखा वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। अ गुड नोट, a good feather on his cap to win his team the PSL trophy। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बल्कि उनकी तो आई थिंक के इतना उनके ऊपर बैड फेस चल रहा था कि इससे पहले जो उन्होंने ILT20 खेली थी उसमें वो ड्रॉप हो गए थे। तो वर्ल्ड कप भी उनका जो इंडिया में था वो कोई इतना खास नहीं गया था, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर था उनके ऊपर। लेकिन जो हमने अभी बात की थी प्लेयर्स को बैक करने की, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो आई थिंक के जिस तरह 3-4 सीजन से इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में नहीं पहुंच पा रहा था, तो मैं क्रेडिट दूंगा उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया है। वरना यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली एक आधे सीजन के बाद चेंजेस हो जाती हैं। जिस तरह कराची ने 3 सालों में 3 डिफरेंट कैप्टन के साथ वो खेले हैं। तो शादाब ने पिछले 3-4 सालों में टीम को फाइनल तक नहीं लेके गए थे, लेकिन आई थिंक वो जो आपने बात की कोर ग्रुप की, जिसमें शादाब हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि फहीम अशरफ हैं, आजम खान है रुमान और भी कुछ कब से ओवरसीज उनके प्लेयर्स साथ जिस तरह चल रहे कॉलिन हैं। मदरू हैं, एलेक्स सेल्स हैं, तो वो इसके इर्द गिर्द जो है वो अपनी टीम बनाते हैं। तो फाइनली उन्होंने जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। और जो आपने उनकी परफॉर्मेंस की बात की, पहली बार ऐसा हुआ है PSL हिस्ट्री में कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने एक साल में ही 300 रन भी किए हों और 10 से ज्यादा विकेट्स भी लिए हों। तो शादाब की तो 14 विकेट्स थी, फाइनल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि उनके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अच्छा होगा, स्पेशली उस साल में कि जबकि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। मैं इसी पे अब आ रही थी कि T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और जिन कंडीशंस में खेला जाएगा वहां पे ऑफ कोर्स वी नीड प्लेयर्स लाइक शादाब एंड इमाद इन फॉर्म। अब इमाद के ऊपर ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस वक्त। विल ही कंसिडर मेकिंग अ कमबैक? बिकॉज आई थिंक उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है कि अगर टीम को मेरी जरूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन अगर वो उनसे सीरियसली कंसिडरेशन ली जाए, do you think he would be an automatic selection for the coming World Cup? जी 100%, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो देन इट्स अ नो ब्रेनर, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है वो उनकी आइडियल कंडीशंस हैं। यही वजह है कि ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर विद जमैका टालावास। तो अब खैर वो फ्रेंचाइज नहीं रही, बट उनका जो CPL का एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प कर सकता है। देन लास्ट ईयर मैंने इमाद को देखा था, ही प्लेड इन द US इन मेजर लीग क्रिकेट, तो उनका अमेरिका का भी एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक कि पावर प्ले में जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, अगर विकेट्स नहीं भी ले रहे, रन्स को कंटेन करते हैं, एंड देन नंबर 5 और 6 के ऊपर आके वो जो इनिंग्स खेलते हैं या मैच को फिनिश करते हैं, जिस तरीके से हमने कई बार देखा है इस PSL में भी, इवन वर्ल्ड कप 2019 में जो वनडे फॉर्मेट था, बट अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनकी एक इसी तरह की इनिंग्स थी। तो आई थिंक अगर तो वो अवेलेबल हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उनको होना चाहिए। और आपका भी कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज की बहुत अच्छी हैं। शादाब इज योर फर्स्ट स्पिनर, बट यू डोंट नो हु इज योर सेकंड स्पिनर। इट कुड बी मेहरान मुमताज, इट कुड बी अबरार अहमद, इट कुड बी उसामा मीर, बट उसामा मीर के साथ ये है कि 2 लेग स्पिनर हो जाएंगे। तो आई थिंक के अगर तो वो अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं वापस, उन मैनेजमेंट को कोई इश्यूज नहीं है,
तो इजीली जो है वो पाकिस्तान की इस टीम में आते हैं। चले, अगर हम वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें, इट्स गुड टू सी के अ लॉट ऑफ द टॉप प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर कंसिस्टेंटली इन गुड फॉर्म। इस पीएसएल के एंड में भी बाबर आजम की अगर हम बात करें, ही वाज नेवर आउट ऑफ फॉर्म, बट उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सीजन टू बी कंसिस्टेंट विद द बैट एंड हैव a decent strike rate। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए था, बिकॉज नाउ दैट ही इज ओपनिंग विद साइम अयूब, एक अच्छा पेयर, ओपनिंग पेयर पेशावर जल्मी को देखने को मिला, और वही एक पेयर उनको हर मैच में वो एक एस्टैब्लिश करके देता था फाउंडेशन, जिसके ऊपर फिर आगे आके उनके प्लेयर्स अक्सर तो वो भी नहीं नजर आया देखने को। बट what do you have to say about Babar Azam's form in this season? And he needed it as well, and now it's good कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहा है, तो बाबर आजम जो है वो टॉप फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। देखिए रोहा, हमने तो आपके इस शो में पहले भी कई बार ये बात की है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 3-4 सालों में बाबर वॉज एवर आउट ऑफ फॉर्म। T20 क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है, वनडे क्रिकेट में हो सकता है, T20 क्रिकेट में आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी फेज या एनी स्ट्रेच ऑफ 5 और 4 इनिंग्स जिसमें लग रहा हो कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। दैट इज इंक्लूडिंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी T20 ऐस में उनके नंबर्स कम है, उनकी एवरेज उस तरह से नहीं है, तो उस इशू को कई बार जो है हम पॉइंट आउट कर चुके हैं कि T20 इंटरनेशनल्स में उनकी एवरेज इस वजह से कम होती है क्योंकि उनका रोल होता है अग्रेसर का, कि उन्होंने अटैक करना है। यहाँ पे उनको सपोर्ट होती है पीएसएल में अब साइम अयूब की, इससे पहले शर्जील खान या कोई और ओपनर, कोई और जो एक अग्रेसिव ओपनर उनके साथ होता था, ये उन्होंने क्रिस गेल के साथ भी ओपन किया हुआ है। तो वो दूसरी तरफ से अटैक होता था, बाबर आजम अपनी 10-15 बॉल्स लेते थे, एस्टेब्लिश करते थे इनिंग्स को, देन लंबा लेके जाते थे। वरना ये लॉजिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक प्लेयर पीएसएल में हर साल फॉर्म में होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप देखेंगे जब वो फखर के साथ ओपन करते हैं या अभी जब उनको नंबर 3 पे खिलाया गया, उनका रोल डिफरेंट किया गया, तो उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आई थिंक कि जो पेशावर जल्मी का जो एक सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर है इन द फॉर्म ऑफ साइम एंड बाबर, आई थिंक पाकिस्तान का भी यही ओपनिंग पेयर होना चाहिए। इससे बाबर की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये हमें सक्सेस रेट नजर भी आया है इस वर्ल्ड कप में पेशावर जल्मी ने, लेकिन ओवरऑल जो है वो कैपिटलाइज शायद नहीं कर सके अपने नॉकआउट मैच पे, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस पेशावर जल्मी को नॉकआउट का है और किसी टीम को नहीं है पीएसएल में, तो क्या वजह रह गई कि पेशावर जल्मी जो है दे जस्ट कुडंट मेक दैट इम्पैक्ट। भी नो, उनकी बॉलिंग में शुरू में इश्यूज थे, फिर वो राइट टाइम पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए, आरिफ याकूब को भी वो लेके आए, दैट वर्कड फॉर देम, बट फिर भी एंड तक वो कुछ ना कुछ चेंज ही करते रहे। बैटिंग कभी ऊपर हारिस का भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे उनको खिलाना है और किस मैच में उनको बिठाना है, नसीबुल्लाह को किस में खिलाना है। डू यू थिंक कहीं ना कहीं बाबर आजम की कैप्टनसी एक बार फिर जो है पीएसएल में थोड़ी सी वीकर एंड पे नजर आई कि दे जस्ट समहाउ कुडंट गेट पास द लाइन? हर प्लेऑफ में हम यही देख रहे हैं काफी सीजन से। जी। और आई थिंक डैरेन समी ने भी ये बोला है कि उनको जब ये पॉइंट आउट किया गया कि जी आपकी टीम एक अकेली ऐसी टीम है जिसने कि हर पीएसएल में, जो कि 9th एडिशन था पीएसएल का, और हर टूर्नामेंट में वो प्लेऑफ्स तक आए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम सिंस 2017 जो है वो फाइनल नहीं जीते, तो कितने 7 साल बनते हैं, तो 7 साल एक फ्रेंचाइज का जाना, एक अच्छी फ्रेंचाइज का जाना विदाउट विनिंग अ टाइटल, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। जहां तक बात है टेक्निकली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आई थिंक अंडर प्रेशर जो है वो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग जो है वो अंडर प्रेशर मुश्किल होती है, कैप्टनसी भी उसी तरीके से जो है वो मुश्किल आपकी हो सकती है। और जो हमने बात की थी कि आपको बाजुकात प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है, समटाइम्स द स्किल ऑफ द प्लेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म इन T20 क्रिकेट। टेस्ट और वनडे की मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर आपने आसिफ अली को पिक किया था एज योर इम्पैक्ट प्लेयर और ड्राफ्ट के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा फोकस है पेशावर का आसिफ अली के ऊपर, और वो हमें पता है कि एक इस तरह के प्लेयर हैं जो कि गेम चेंजिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। आई नो कि ही वाज आउट ऑफ फॉर्म और मे बी वो पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शंस में नहीं आते, बट एटलीस्ट पेशावर की जो बेस्ट ऑप्शंस थी उसमें वो आते थे। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, जिस तरह इस्लामाबाद ने हैदर अली के साथ किया। कौन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हैदर अली जो है वो आके एक 50 रन की इनिंग्स खेलेगा और इस्लामाबाद को फाइनल में ले जाएगा। तो आई थिंक कुछ मैचेस में आसिफ अली को ड्रॉप कर दिया गया, तो इस तरह की जो है ना वो कुछ आई थिंक मिस्टेक्स हुई हैं कि हमें वो एक जो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर था ना वो नजर नहीं आया। एंड देन बिफोर द टूर्नामेंट जो पेशावर ने जो प्लानिंग की थी अपनी ड्राफ्ट की,
उसमें उन्होंने कई ऐसे प्लेयर्स पिक किए थे हु वर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द प्लेऑफ्स या फिर सारे टूर्नामेंट के लिए। फॉर एग्जांपल नूर अहमद इनकी प्लानिंग में था, बट हमें सबको पता है कि वो अफगानिस्तान के लिए उसने बिजी हो जाना था। नवीन उल हक अनदर एग्जांपल। तो जब आपकी कोई इस तरह की सीरीज Yes. होती हैं तो आई थिंक थोड़ा सा आपको उसके मुताबिक स्क्वाड बनाना चाहिए। इस्लामाबाद की ये चीज अच्छी थी कि उन्होंने मोस्टली उन प्लेयर्स को पिक किया जो कि उनके लिए या तो सारा अवेलेबल थे या उस प्लेयर का जो है उनके पास बैकअप अवेलेबल था। और बैकअप भी देखे जिस टाइम पे आया, अगर हम बैकअप तो खैर नहीं कहेंगे, मार्टिन गप्टिल जो थे वो उन्होंने लेट ही ज्वाइन किया था टीम को। बट इस्लामाबाद की लक भी यही है ना कि जिस मैच में उन्होंने मार्टिन गप्टिल को खिलाया, जिसमें उन्होंने मनरो नहीं खेल सके, या जब उन्होंने एलेक्स हेल्स को रिप्लेस किया, तो जो भी आया मतलब बेंच से उठ के वो परफॉर्म कर रहा था फॉर देम, वेदर इट वाज गप्टिल, वेदर इट वाज हैदर अली। सो ओवरऑल एक अच्छा एक 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 लक भी होती है ना मजर, एक पूरे टूर्नामेंट में अगर आप राइट। और एक ये भी फैक्टर होता है कि कभी कभी जो टीम्स बहुत अर्ली पीक कर जाती हैं, वो फिर एंड में आके, जो हम हर वर्ल्ड कप की फाइनल में भी यही देखते हैं। हमने इंडिया के साथ भी यही देखा, हमने उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ भी, मतलब टीम्स जो अनबीटन या बहुत डोमिनेंट जा रही होती है अक्सर फाइनल में आती है ना, समथिंग हैपेंस टू देम। बट अगर हम ज़ल्मी की बात करें, ऑफ कोर्स वी आर येट टू सी देम इन अ फाइनल, और उनकी इतनी बड़ी फैन बेस है। आई एम श्योर डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे उनके फैंस, ज़ल्मी के फैंस के इतने साल गुजर गए हैं, फाइनल नहीं खेल सके। बट ऑफ कोर्स you have Babar Azam scoring, so never lose hope. And speaking of hope, Mazhar, what happened to Lahore Qalandars in this season? They were the defending champions. Everybody was looking at them. We know कि bowling उस तरह से फायर नहीं कर रही थी, एंड राशिद खान भी नहीं थे। बट यू थिंक उन्होंने बहुत ज्यादा रिलाई कर लिया हुआ था राशिद पे, शाहीन की फॉर्म पे, हारिस की फॉर्म पे? क्या वजह है कि इतनी बुरी प्लानिंग, इतनी पुअर प्लानिंग जो है वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज होते हुए नजर आई? देखिए रोहा, जो भी हम बात कर रहे थे रोल्स की और उनके बैकअप्स की, और आपने पॉइंट आउट किया मार्टिन गप्टिल का, और आई थिंक ये बड़ी आपने अच्छी एग्जांपल दी कि आप ये देखें कि गप्टिल जो है वो इस्लामाबाद के प्लान्स में नहीं थे, ओरिजिनल प्लान्स में। यूएई के एक प्लेयर हैं मोहम्मद वसीम, वो ओपनर है, एग्रेसिव ओपनर है। वो उनको उन्होंने टीम में रखा हुआ था कि अगर एलेक्स हेल्स या कॉलिन मंदरो की जो फॉर्म है वो खराब हो जाती है या अगर हमें उनको रिप्लेस करना पड़ जाए तो हम जो है वो मोहम्मद वसीम को खिलाएंगे। अब हुआ ये कि वो प्लेयर हो गए अनअवेलेबल, तो बजाय इसके कि वो कि ऐसी रैंडम प्लेयर की तरफ जाते, उन्होंने उसकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखी और वो थे मार्टिन गप्टिल, और उन्होंने आके जो है फिर फाइनल में रन्स किए, उनको मैच जितवाया। तो आपका बैकअप होना बहुत जरूरी है। आपने पेशावर की बात की, अब पेशावर ने प्लेयर पिक किया वकार सलाम खेल, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, और जब वो इंजर्ड हो गए या जब उनको जाना पड़ गया तो उनकी रिप्लेसमेंट थी हुसैन तलत। अब हुसैन तलत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक स्पिनर को रिप्लेस कर रहे हैं एक बैट्समैन के साथ या एक मीडियम पेसर के साथ। तो आई थिंक कि आपके रोल्स में जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यही चीज आप देखें कि लाहौर कलंदर के साथ थी कि जब आपको ये पता था कि राशिद खान अवेलेबल नहीं होंगे, और वो नेक्स्ट ईयर भी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लैश हो रहा है विद पीएसएल का क्लैश होगा विद आईपीएल, तो वो ऑब्वियसली आईपीएल खेलेंगे। तो अब राशिद की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो ढूंढना मुश्किल है क्योंकि वो दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर है। बट एटलीस्ट आप उनकी जगह कोई स्पिनर तो लेकर आए जो कि उनका चलो 50% जो है आपको दे दे, या एटलीस्ट उस रोल में हो। तो आई थिंक कि वो जो स्पिन बॉलिंग जिसके के ऊपर लाहौर रिलाय कर रहा था पिछले 2-3 सालों से, और जिससे हेल्प भी मिल रही थी टू द लाइक्स ऑफ शाहीन एंड हारिस, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। राशिद खान की देखें, हम उसके ऊपर तो बात नहीं कर सकते, वो अवेलेबल थे ही नहीं, लेकिन आप उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं कि आपने किसको पिक किया। देन जो सेकंड फैक्टर था, हारिस रऊफ इंजर्ड हो गई शुरू में। थर्ड फैक्टर ये कि लाहौर ने मैचेस को अच्छा फिनिश नहीं किया। आप लाहौर, मैं भी समझता हूं कि वो इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना कि हमें वो पॉइंट्स टेबल में नजर आ रही है कि उनके 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि लाहौर 5 से 6 मैचेस जो है ना वो क्लोजिंग मोमेंट में हारा है, यानी कि आखिरी एक ओवर में हार गए, 10 बॉल्स रह गई थी, मैच हार गए, तो वो मैच को फिनिश नहीं कर सके। तो थोड़ी सी टेक्टिकल मिस्टेक्स भी हुई कि आप एक आधे मैच में चांस ले सकते हैं कि आप पिंच हिटर को ऊपर भेज दें, बट सिकंदर रजा मतलब कि इस टाइम दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से आपने उनको नीचे रोक के रखा हुआ है, कार्लोस ब्रैथवेट को रोक के रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह के टेक्टिकल मिस्टेक्स भी की लाहौर ने। यही मैं बात अब करना चाह रही थी कि टैक्टिकल मिस्टेक्स एट द एंड ऑफ द डे वो रिफ्लेक्ट करती हैं कैप्टन के ऊपर, और कैप्टनसी जब आपकी क्वेश्चन में आ जाए, आपने 2 बार ट्रॉफी जितवाई है, सो एवरीबॉडी नोज कि आप केपेबल हैं। बट नाउ अब सिचुएशन डिफरेंट है मजर, नाउ ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान।
now he is our captain for the World Cup. White ball में शाहीन लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, so अपना थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है इसका. Now does that raise any questions about his competence? Because करना तो नहीं चाहिए, we know कि हमने अभी जिम्मेदारी दी है शाहीन को, so अभी it's too early to even talk about that, but still it must dampen his spirits a lot कि उन्होंने ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स, तो फिर 3 पॉइंट्स है ना, एंड में आप पॉइंट्स टेबल देखते हैं और आपको गलतियां बार बार याद आती हैं. तो क्या सीखा होगा आप शाहीन ने इस पूरे नाइटमेयर ऑफ टूर्नामेंट से, एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या होप कर सकते हैं हम फ्रॉम शाहीन द कैप्टन? देखें, एक तो उन्होंने ये लाजमी सीखा होगा कि आप अपनी सारी प्लानिंग एक प्लेयर के ऊपर नहीं बना सकते. दूसरा ये कि आप बहुत ज्यादा फंकी नहीं हो सकते अपनी प्लानिंग के साथ कि कभी जहां दादू पर आके बैटिंग कर रहे हैं, कभी शाहीन खुद आके कर रहे हैं. ठीक है, रन्स भी कर दिए होंगे उन्होंने कुछ मैचेस में, बट आप प्रोबेबिलिटी देखें. अगर सिकंदर रजा जो है वो उनको 10 ओवर्स मिलते हैं बैटिंग करने के और शाहीन अफरीदी को मिलते हैं 10 ओवर्स, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा? तो इस तरह की भी चीजें हैं. एंड देन देखें, जो कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते. शाहीन अच्छे कैप्टन थे तो उन्होंने 2 PSLs आपको जितवाई हैं, और जब आपने एक डिसीजन लिया कि वो पाकिस्तान के कैप्टन है तो अब आप उसको 2-3 महीने के बाद चेंज भी नहीं कर सकते. ये आपकी टीम कल्चर की जो है वो एक आपके लिए वीकनेस होगी. आपने एक डिसीजन लिया, उसको आप बैक करें. जो कंसर्न था शाहीन के साथ लेके, वो उनकी कैप्टनसी के साथ लेके उनके वर्कलोड के ऊपर था कि क्या आप उनको हर T20 मैच खेलना पड़ेगा. अब इस तरह न्यूजीलैंड आ रही है, अगर पाकिस्तान पहले 3 मैच जीत जाता है तो क्या आप उनको आखिरी 2 मैचेस फिर खिलाएंगे? या अगर पहले 3 मैचेस हार जाते हैं जिस तरह अभी लास्ट सीरीज में हुआ था, तो तब उनका क्या मकसद है खेलने का? तो वो रेस्ट का जो एलिमेंट है वो तो खत्म ही होता जा रहा है, और एक फास्ट बॉलर के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बस ये जो है वो उनको लेके कंसर्न है. इट वुड बी रॉन्ग अगर हम मुल्तान को इस वक्त डिस्कस ना करें, बिकॉज उनके लिए ना एक जिसे कहते हैं, we shouldn't call it a curse because of course they're playing the finals, it's their 4th one in a row, but something happens to them. ये तीसरी बार अब हुआ है कि उन्होंने अपना फाइनल जो है वो हारा है, और जब वो लग रहे होते हैं फेवरेट्स going into the final, तब ही उन्होंने हारा है. Rizwan must be very disappointed as well, but knowing him as a player, as a captain, do you think कि ये एक worrisome बात है for मुल्तान सुल्तान कुछ कि 3 दफा वो फाइनल हार चुके हैं? What do you think has been the reason behind such a dominant performance and then just not making it through? देखें, सबसे पहले तो ये है कि मुल्तान की हम कंसिस्टेंसी की जितनी तारीफ करें वो कम है. आई मीन 4 कंसेक्यूटिव फाइनल्स खेलना और 5 कंसेक्यूटिव सीजन्स में टॉप 2 में फिनिश करना, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई जो है वो कोई फ्लूक से जो है फाइनल में आ जाते हैं. वो एक कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन कर आ रहे हैं. हाँ, फाइनल में जहाँ पे अभी जिस तरह हमने बात की थी कि जब आप अंडर प्रेशर खेल रहे होते हैं तो जिस तरह आपकी बैटिंग फॉर्म या बॉलिंग फॉर्म या बैटिंग या बॉलिंग स्किल जो है वो अंडर प्रेशर आती है, कैप्टनसी स्किल भी आ जाती है. तो आई थिंक जो उनकी स्ट्रेटेजी थी मुल्तान की फाइनल में, वो थोड़ी हैरानकुन थी कि बहुत ज्यादा जो है उन्होंने इनोवेटिव या आउट ऑफ द बॉक्स चीजें की. डेविड विली को आपने नंबर 3 पे भेजा है. अब डेविड विली की आई नो के 2 सेंचुरीज हैं T20 क्रिकेट में, बट सब कॉन्टिनेंट में उनका स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट इज जस्ट 103. तो अब उसको कैसे कैसे मतलब एक ऐसी टीम जो कि डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है, अब वो ठीक है, चले एक मान भी लिया कि उन्होंने एक पिंच हिटर को भेजा, लो वैल्यू विकेट थी, बट देन उसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर है इस PSL में, इफ्तिखार अहमद, जिसने कि हर बॉलिंग के ऊपर जो है वो अटैक किया है, वो उसामा मीर के बाद बैटिंग करने आ रहे हैं, वो खुशदिल शाह के बाद बैटिंग करने आ रहे हैं. उनको सिर्फ एंड पे जो है वो 4 या से 5 ओवर्स आप खिला रहे हैं, तो वो कैसे इंपैक्ट क्रिएट करेंगे? आप जितना मर्जी डेटा ले आए, मैचअप्स ले आए, ये एक हद तक होता है. आप सिर्फ इस प्लानिंग के साथ नहीं जा सकते कि जी दूसरी टीम ने स्पिनर्स लगाए हुए हैं या आज पिच में थोड़ा सा जो है वो टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है तो हम इफ्तिखार को बैटिंग ही ना करवाएं. मतलब कि आपका सबसे इंपैक्टफुल बैटर है, और एंड पे जो है आप देखें कि जो थोड़ी सी एक अच्छे टोटल पे गई भी हैं मुल्तान वाले, वो सिर्फ जो है इफ्तिखार की हिटिंग की वजह से नहीं है कि इफ्तिखार की नसीम वजह शाह जो से इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर थे, बेस्ट फास्ट बॉलर, उन्होंने उसको भी जो है एंड पे 18 रन कर दिए. तो आई थिंक ये जो इस तरह की प्लानिंग थी ना, वो थोड़ा सा जो है ना उन्होंने मुल्तान को हर्ट किया. उस्मान खान एक और प्लेयर है जिनके ऊपर काफी नजरें हैं इस वक्त, who impressed a lot of people, but the question again is, can he somehow be convinced to play for Pakistan? ये कोई बातचीत कोई अंदर के अगर कोई आपकी सोर्सेज है तो बताएं क्या चल रहा है उधर.
देखिए अंदर तो नहीं, ये तो ओपन बात है कि जिस तरह की उनकी फॉर्म है, आई एम श्योर कि उनकी डिस्कशन चल रही होगी पाकिस्तान के साथ। अब ये उनका डिसीजन है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं या यूएई के लिए खेलना चाहते हैं। यूएई के लिए उनको खेलने के लिए अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद जाके वो क्वालिफाई करेंगे। बट पाकिस्तान के लिए वो स्ट्रेट अवे खेल सकते हैं। तो ये तो अब उनके ऊपर है और सिलेक्टर्स जो है उसको जो है वो कैसा लेते हैं। बट अगेन वो भी टॉप ऑर्डर बैटर है। पता नहीं नीचे 4-5 के ऊपर आके 6 के ऊपर आके वो कितना इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ILT20 में वो नीचे खेल रहे थे 5-6 के ऊपर, तो उनसे रन्स नहीं हुए थे। तो आपके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा ओपनर्स हैं, उनको आप कहाँ पे खिलाएंगे। बट अगर तो वो टॉप 3 में खेलते हैं तो ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। वही बात है कि टॉप ऑर्डर के लिए इतने प्लेयर्स आ गए हैं। अब हमने साउथ शकील को भी देखा रन्स करते हुए, साहिबजादा फरहान को भी। अब डू यू थिंक कि अब हमें आगे जब टीम हम बना रहे होंगे, आगे जो T20s हमने खेलने हैं, शफलिंग नजर आएगी साइड में, या फिर वही जो ऑर्डर बना हुआ है उसी के ऊपर पाकिस्तान अब कंटिन्यू करेगा विद ऑफ कोर्स आजम एंड इफ्तिखार इन द मिडिल ऑर्डर, एंड देन जस्ट प्लेयर्स stacking up one after the other after was Babar and Rizwan? देखिए आप इससे अंदाजा लगा लें कि T20 क्रिकेट में ओपनिंग जो है वो कितना आसान काम है। मतलब कि कोई भी स्ट्रगलिंग बैटर हो, उसको आप ओपन करवा दें तो वो आपको 30-40 के एवरेज के ऊपर रन्स करके दे देगा, क्योंकि इजी कंडीशंस होती हैं, पावर प्ले होता है, तो आपके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो द ओनली डिफरेंस दैट क्रिएट्स इज योर स्ट्राइक रेट। अगर सब लोग ही 30-40 के एवरेज के ऊपर रन्स कर रहे हैं तो फिर वही प्लेयर सिलेक्ट होगा जिसका कि अच्छा स्ट्राइक रेट है। और जो आपने बात की कि पाकिस्तान में हमें कोई चेंज नजर आएगी, तो वो अनलाइकली है, क्योंकि ये बात तो 3-4 साल से हो रही है कि पाकिस्तान का क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्ट्राइक रेट के इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का कोई इस तरह का मूड है कि वो इस चीज को चेंज करे। तो कमिंग सीरीज में भी जो है वो टॉप 3 में हमें बाबर, साइम और रिजवान, यही 3 नजर आएंगे। आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान को चेंज करेगा। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए डिफरेंट डिबेट है, बट आपका जो क्वेश्चन था, मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। अभी हम क्योंकि T20 के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप जो है आपने कहा अभी 2-3 महीने उसमें भी है। उससे पहले जितने भी हमारे T20 मैचेस हैं, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके प्लान्स का हिस्सा है वो अभी से आप उनको हर मैच खिलाएं, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर आर मेनी मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। ये भी पाकिस्तान का हर वर्ल्ड कप से पहले एक प्रॉब्लम रहता है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे प्लान्स में कौन है, एंड देन ऑफ कोर्स इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप हम अपना कॉम्बिनेशन प्रॉपर कर रहे होते हैं। सो आई थिंक ये हमने अपने शो में भी काफी डिस्कस किया हुआ है कि जो भी प्लेयर आपके प्लान में है उनको प्रॉपर आप उसको रन दें, ताकि वो वर्ल्ड कप तक आपका एक कॉम्बिनेशन जो है, जो हर टीम जो है, बड़ी टीम्स यही कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है कि फिलहाल तो अपना हेड कोच बताएंगे कौन है। वो फिल इन द ब्लैंक अभी इतना बड़ा पड़ा हुआ है। हम अभी आगे की बात कर रहे हैं, वो भी एक नजर अभी चल रही है चीज। शेन वॉटसन तो आउट ऑफ द रनिंग है, but a lot of surprises can be expected from Pakistan cricket. You never know. बिल्कुल। और आई थिंक कि कोचिंग जो है ना वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा पाकिस्तान में इन द कमिंग वीक और सो, क्योंकि कुछ पीसीबी की तरफ से तो ये आया है कि अगले 10 दिन के अंदर हम कोच अनाउंस कर देंगे। तो काफी उसमें नाम कंसिडर हो रहे थे, डैरेन सैमी भी हैं, देन आपने शेन वॉटसन की बात की। एक जो आउटसाइड चांस हो सकता है वो लूक रॉन्की का भी हो सकता है। लूक रॉन्की जो है वो PSL का भी हिस्सा रह चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उनके बड़े अच्छे सीजन्स भी गए हैं। देन न्यूजीलैंड में भी उनके कोचिंग सेटअप का वो हिस्सा है, असिस्टेंट कोच जिस तरह गैरी स्टेट न्यूजीलैंड के कोच हैं, तो वो उनके साथ रह चुके हैं। तो वो भी एक आउटसाइड चांस हो सकता है। लेट्स सी। चले, a lot of surprises in store for Pakistan cricket fans. Never a dull day, never a dull week or month. Thank you Mazhar for joining me again. आपका रोजा होगा, मेरा भी है। बहुत बोला है हमने आज, क्रिकेट ऑन लूप कभी नहीं रुक सकता, वी नो दैट। सो थैंक यू, आई अप्रिशिएट आपने हमें ज्वाइन किया, और PSL को हमने रिव्यू किया। नेक्स्ट एपिसोड में वापस आएंगे एंड वी विल कंटिन्यू, and the loop will continue. So thank you guys for watching. Allah Hafiz.